नमस्कार। द कलंदर पोस्ट में आपका स्वागत है। आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं, शख्सियत ए कलंदर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो सदैव हिंद की जय करते हैं। इनकी रग रग में इंकलाब है। जी हाँ, इनके लब आज़ाद हैं। इनको जो अच्छी बात लगती है न्याय के लिए, वो इसे बेखौफ होकर कहते हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री गोवर्धन सिंह जी। गोवर्धन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो सदैव हिंद की जय करते हैं। सर, हिंद की जय के साथ आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या कारण रहा है कि आपकी पृष्ठभूमि कानूनी पेशे में आपके यहाँ कोई नहीं रहा है, और आज आप एक ऐसा नाम है कि सबको इस नाम पर फक्र है? क्या कारण है कि आप हिंद की जय करते हैं हर बात पर, और एक आप नेता नहीं नायक हैं सर, और आप एक बड़े नाम हैं आज की तारीख में? देखिए, मैं कोई बड़ा नाम नहीं हूँ। मैं उन्हीं नागरिकों में से एक हूँ जिसको संविधान में मालिक माना गया है। और इसके अलावा मेरी पृष्ठभूमि में कानून का क जानने वाले भी लोग नहीं थे। काला कोर्ट हमारे आसपास भी नहीं था। परिस्थितियों ने और कुछ कानून के प्रति रुचि ने हमको यहाँ जो है लाकर बिठा दिया। हम लोग यहाँ रहकर कानून की कुछ बात, लोगों को जागरूक करने की कोई बात, नागरिकों को मालिक जो हैं उनको बताने की कुछ बात, या जो इस जागरूकता के माध्यम से जो देश का भला होने वाला है, वो सारे काम हम लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे अनगिनत लोग आपको राजस्थान में मिल जाएंगे जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। सर, न्यायमूर्ति विष्णुदत्त जी बिश्नोई का प्रकरण था। आपने बहुत उसमें रहनुमाई करके न्याय के लिए आपने एक बड़ा जंग उसमें लड़ा है। राजस्थान के काबीना मंत्री कहते हैं कि एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी ने सीबीआई जांच करवा ली, क्या उसका फायदा मिला? तो आप जो न्याय के पथ पर जो आप चल रहे हैं सर, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में कोई डर इस चीज के लिए है नहीं? सच है कि रात का अंधेरा या रात की तमस चरागों को बुझा नहीं पाई है। आप तो चराग नहीं, आप तो पूरे शमस हैं, पूरे सूरज हैं। तो कोई रात की काली रात आपके इरादों को क्यों नहीं डिगा सकी है? और एक साल बाद में उनका बेटा भी सुसाइड कर लेता है। आज वो उनका परिवार कहाँ है, और आप? देखिए, इस सवाल का सही जवाब यह है कि विष्णुदत्त जी, जिनका इतना बड़ा सम्मान है, उसके मामले में सीबीआई जांच मैंने नहीं कराई है। यह देश और राजस्थान की वह जनता है जो कहीं न कहीं ईमानदारी का सच में सम्मान करती है। यह विष्णुदत्त जी का काम जहाँ जहाँ वो रहे वो बोलता है। यह हर व्यक्ति जो उनसे मिला है वो सब जानते हैं। और राजस्थान की जनता और देश की जनता ने जो जबरदस्त आंदोलन बिना सड़क पर उतरे, बिना गमला तोड़े किया, उसका परिणाम सीबीआई जांच थी। पहली बात। रही बात विष्णुदत्त जी की, तो विष्णुदत्त जी मेरे मित्र जो थे, हैं और रहेंगे। लेकिन मैं इसके साथ हमेशा कहता आया हूं कि मैं उनकी जूती का मुकाबला भी नहीं कर सकता। आज वो परिवार बहुत संकट में है, बहुत परेशानी है, उनके साथ एक दुर्घटना और घट चुकी है। लेकिन यह बात कोई भी व्यक्ति जो उनको जानने वाला वो कह देगा कि उनके मुकाबले कोई पुलिस अफसर, कोई इंसान हो नहीं सकता। जो घटना घट चुकी है, हम जरूर चाहेंगे, सारे जनता भी ये चाहेगी कि उस मामले में जो दोषी है वो जेल में जाए। सर, लोकतंत्र का एक स्तंभ नहीं है, 4 स्तंभ माने गए हैं। आजकल पत्रकारिता भी एक स्तंभ माना गया है। न्यायपालिका में जो आप स्तंभ जो मजबूत कर रहे हैं सर, बिना बेखौफ डर के, भगत सिंह जी ने फांसी चुनी थी, आजादी के दीवाने थे, उनका इंकलाब जैसा था, ऐसा ही इंकलाब एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी का है। तो ये इंकलाब किस लिए है सर? देखिए, देश में जो व्यवस्था है, संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों का जब पूरी तरह सत्यानाश होने लगा, और तब लोगों की आस 2 वर्गों से बंधी। पहला वर्ग था न्यायपालिका और दूसरा वर्ग था पत्रकारिता। लेकिन दूर के ढोल जिस प्रकार सुहावने होते हैं, जब आप थोड़ा अंदर जाकर देखेंगे तब आपको हालात पता चलेंगे कि कोई भी पत्रकार अगर कोई अच्छी से अच्छी खबर भी जो समाज में कुछ अच्छा कर सकती है, बदलाव ला सकती है, या सच्चाई उजागर कर सकती है, वह पत्रकार खबर अपने संस्थान को देगा तो भी वो लगाएगा नहीं। कुछ सोशल मीडिया ने जरूर इन सेठों पर लगाम लगाई है
कि ये सेठ जैसे चाहे वैसे खबरें लगाते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने दृश्य बदल दिया है और आज छोटे छोटे प्लेटफॉर्म जो इस मीडिया के नाम पर खड़े हुए हैं वो सच्चाई लाने में सक्षम हुए हैं। इसी प्रकार न्यायपालिका को जब आप नजदीक से देखेंगे तो वहां पर भी हालात अच्छे नहीं थे। हम ये जरूर चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद काले कोट का व्यक्ति हूँ, मैं खुद काले कोट पहना हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं चाहूंगा कि इसकी वह गरिमा जिसके लिए ये बना था वहां पर ये वापस जाए। काले कोट पर आज भी थोड़ा बहुत विश्वास कहीं बचा है, तो थोड़ा बहुत ठीक विश्वास अभी भी बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि ये काले कोट वाले लोग अगर ठीक काम करने लग जाएं तो केवल काले कोट के ठीक होने से, यानी न्यायपालिका के ठीक होने से विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया और अन्य संस्थान सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। वकील चूंकि कानून जानता है, कागज कलम का इस्तेमाल करता है और कागज कलम के इस्तेमाल से लोगों को जागरूक भी कर सकता है और देश में बड़ा बदलाव भी ला सकता है। इसके लिए उसके पास न्यायपालिका, एक बड़ा न्यायालय, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है। सर, आपने अभी काले कोट की गरिमा की बात की है। आप जान हथेली में लेकर सीधा मौत से मुकाबला करते हैं, आपके ऊपर हमला भी हुआ है। जान हथेली में लेकर और फिर न्याय के लिए काम करना, न्याय के पथ पर चलना और हिंद की जय करना, गोवर्धन सिंह जी इतना खतरा मोल लेते क्यों हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, मेरा काम जो है ईमानदारी से कर रहा हूँ, सच्चाई के साथ कर रहा हूँ। बाधाएं जब आप कुछ भी अच्छा करने चलेंगे तो आएंगी, और इसके लिए हमने पहले ही सोच लिया था कि अगर बाधाएं आएंगी तो हमको उनका मुकाबला करना है। लेकिन जो देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए जो काम हो सकता है, देश के युवा जिस प्रकार जाग सकते हैं, जो भी बात सही ढंग से, सही तरीके से कही जा सकती है, वो हम कह रहे हैं। मुझे लगता है कि रही बात खतरे की, और तो खतरा तो आप कुछ भी काम करेंगे तो उसमें आएगा। जब भी आप सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो खतरा भी आएगा, आपको कंटेम्प्ट भी झेलने पड़ेंगे, आप पर हमला भी होगा, आप पर झूठे मुकदमे भी होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। लेकिन आज दृश्य बदल चुका है, आज बेईमान भय में आने लगे हैं। पहले, आज से कई वर्षों पहले ये दृश्य नहीं होता था कि किसी नेता, किसी पुलिस के आईपीएस अफसर इनके खिलाफ या किसी जज के खिलाफ कोई लोग खड़े हो रहे हों। आज जनता जाग चुकी है, नागरिक ये समझ चुके हैं कि संविधान में हम मालिक हैं, और गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे, मोहल्ले मोहल्ले से वो युवा खड़े हो रहे हैं जो अपनी बात को मुखरता से कह रहे हैं। सर, वकील लोग पीड़ित पक्षकारों को न्याय सुनिश्चित करवाते हैं सर, लेकिन ये उनका भी अधिकार बनता है कि उनकी भी सुरक्षा सरकार मुहैया कराए। अपने जीवन को खतरे में डालकर अगर वो पीड़ितों को सुरक्षा, वो न्याय दिलवा रहे हैं, तो उनका भी हक है कि उनकी भी जान, उनका भी परिवार होता है सर। तो सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक लंबित है सर, जबकि वकील को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और आप तो सर इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं आप लोग अखबारों में, टीवी में और सोशल मीडिया पर देख चुके हैं कि जब भी काले कोट वाला कोई न्याय की कोशिश करता है, चाहे वो जज हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई अन्य हो, तो उस पर हमले होते हैं, उसकी जानें भी, कई बार मौत भी हो गई है। कई बार तो ऐसी घटनाएं भी आपने देखी है कि कोर्ट में घुसकर लोग गोली चलाकर मार देते हैं लोगों को। कई बार वकीलों के भी गोलियां लगी इस प्रकार की। तो निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि जब आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे और उसका दुरुपयोग नहीं हो यह सुनिश्चित करेंगे तो दृश्य बदलेगा, और जब ऐसा प्रोटेक्शन वकील को मिलेगा तो वकील निश्चित रूप से समाज के हित में, न्याय के हित में और लोगों को अवेयर करने के लिए आगे बढ़ेगा और सच्चाई के मार्ग पर दृढ़ता से चल पाएगा। सर, कोलेजियम प्रणाली में समय समय पर ये बात होती रही है कि कोलेजियम सिस्टम में भाई फतेहवाद के आरोप लगते रहे हैं, तो इस प्रणाली को लेकर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मद्रास हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार हम मीडिया में पढ़ चुके हैं, कुछ फैसलों में पढ़ चुके हैं कि न्यायपालिका में जातिवाद, भ्रष्टाचार ये बहुत भयंकर रूप से हावी है। आप सोचिए, कॉलेजियम व्यवस्था में कुछ 4 लोग मिलकर अगर जज तय करेंगे कि देश में कौन हाई कोर्ट जज होगा, कौन सुप्रीम कोर्ट जज होगा, तो वो 4 लोग भी जज होने के साथ साथ पहले मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के कारण उनमें भी विकार हैं, उनमें भी कमियां हैं। और जब कमियां हैं तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि उस वो व्यवस्था सुचारू चलेगी? जब आप किसी जज का चयन करते समय कोई परीक्षा नहीं लेते, कोई इंटरव्यू नहीं लेते, कोई योग्यता तय नहीं होती कि वो उसके पास क्या, कितने काम हैं, कि कितनी फाइलें हैं, कोई योग्यता तय नहीं होती। केवल एक नाम आता है और उसके बाद उस नाम पर मोहर लग जाती है कि आज से यह जज, वकील साहब आने वाले समय में हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज रहेंगे। तो जब ऐसी व्यवस्था रहेगी तो निश्चित रूप से परिस्थितियां जो है विकट होंगी, और वास्तव में देश में
जहां पर भी न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं उसके पीछे जजों का जो चयन है वो पारदर्शी नहीं है। इसके साथ साथ पारदर्शी नहीं होने के साथ साथ चयन में कुछ बहुत बड़ी खामियां, जैसे कि पटना हाईकोर्ट में एक जज साहब ने अपने फैसले में भी लिखा है, एक मद्रास हाईकोर्ट का फैसला था उसमें भी लिखा है कि यहाँ पर जो जजों का चयन है या उनके काम में भी जातिवाद और भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से झलकता है। निश्चित रूप से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और जजों के चयन को बहुत पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। बहुत योग्य वकील जो है जज बने, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सर, कई बार सच्चाई को कोर्ट अपनी अवमानना मान लेता है। हाल ही में अपन अगर देखें तो अधिवक्ता गोवर्धन सिंह जी को नोटिस दिया गया है कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, तारीख पर तारीख न्यायालय में मिलती है। ये एक बड़ा सच है। तो इस चीज पर जो आपको नोटिस दिया गया है, कोर्ट ने अपनी अवमानना मानी है, जबकि सच्चाई यही है, तो इस चीज से कैसे निजात पाया जाए सर? मैंने पहले ही कहा कि जज भी मनुष्य होते हैं, मजिस्ट्रेट भी मनुष्य होते हैं और मनुष्य होने के नाते उनमें भी विकार होते हैं। रही बात कंटेम्प्ट की, तो मैंने यह लिखा कि मांगा छोटा सा न्याय तो मिली तारीख पर तारीख। उस केस का मैंने बाद में खुलासा भी कर दिया सोशल मीडिया पर। हालांकि हाईकोर्ट ने मुझे नोटिस जारी किया जो मिला नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में आया कि हाईकोर्ट ने ऐसा नोटिस जारी किया है, तो मैं खुद ही हाईकोर्ट में चला गया, भाई दो नोटिस, मैं जवाब देता हूँ। और मैंने खुद ने मन में जब विचार किया कि ऐसा क्या शब्द लिखना कंटेम्प्ट है, तो मैंने उसको माना कि ऐसा कोई कंटेम्प्ट हो नहीं सकता, तो मैंने दोबारा लिखा उसको। और आप अगर मेरा सोशल मीडिया देख रहे हो तो मैं लगातार उसको लिख रहा हूं। अगर इसको कंटेम्प्ट हाईकोर्ट मानता है या सुप्रीम कोर्ट मानता है तो मैं जेल भी जाने को तैयार हूं। लेकिन सवाल यह आता है कि कंटेम्प्ट के भय से अगर सच्चाई की आवाज अगर कोई दबाना चाहेगा तो गोवर्धन सिंह तो नहीं दबेगा, बाकी कोई दब सकता है, तो मुझे पता नहीं। सच के साथ खड़ा होने का इतना साहस आप कहां से ला पाते हैं? मुझे नहीं पता, मेरे को केवल इतनी सी बात पता है कि मैं कुछ देश का भला, समाज का भला, उसमें मेरा अगर गिलहरी जितना भी योगदान है मैं करना चाहता हूं। आप खुद सोचिए, जिस मामले की आप अभी बात कर रहे थे, एक छोटी सी कंप्लेंट एक गरीब आदमी की एफआईआर दर्ज नहीं होने पर कोर्ट में पेश होती है, उस पर 44 यानी 44 तारीखें बढ़ती है और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि 20 तारीखों के बाद एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर हुए थे। क्या आप मुझे बताओ, मैं काले कोट का व्यक्ति या अन्य जो लोग मुझे अभी आपके माध्यम से देख रहे हैं, कोई जज देख रहा है, कोई मजिस्ट्रेट देख रहा है, कोई वकील देख रहा है, 156(3) सीआरपीसी के कंप्लेंट पर 44 तारीख पड़ जाए और कोर्ट का ऑर्डर एफआईआर दर्ज करने का फिर भी कोर्ट नहीं करे, तो बताइए काले कोट पहने हुए जितने भी लोग हैं, क्या उनको शर्म नहीं आएगी? क्या मुझे भी आती है, मुझे भी आती है कि मेरी जमात की समाज में इज्जत जब उछलती है, लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, सोशल मीडिया पर बुरा बोलते हैं, मुझे भी शर्म आती है। इसलिए हम लोगों ने ऐसी एक रचना बनाई जो आइडियल एडवोकेट्स जो समाज में हैं, उनका जो है, जो बनना चाहते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ताकि समाज में वकीलों की या काले कोट वालों की या जजों की, मजिस्ट्रेटों की इज्जत हो, जो आज घटती जा रही है। सर, सरकार ने अभी अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही जो कानून की जो नीतियां थी, उन पर अभी सुझाव मांगे हैं आईपीसी आरपीसी में, तो आप अपनी राय में एक अधिवक्ता होने के नाते क्या सुझाव देंगे? देखिए, यह बात सत्य है कि ये सब कानून जो है अंग्रेजों के जमाने में बने थे। अब इनमें से कुछ कानून जो है अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से इतने सैकड़ों वर्षों बाद वह कानून लागू रखना समाज के हित में नहीं है, तो उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जो कोई भी सरकार अगर इस पर विचार कर रही तो ये अच्छी पहल है और होना ही चाहिए कि जो कानून अंग्रेजों के समय बने थे वो भारतीयों पर शासन करने के लिए बने थे। अब देश आजाद हो चुका है, लोकतंत्र आ चुका है, जनता मालिक है यहाँ पर, तो कानूनों में भी उसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, बार और बेंच के संबंध सदैव मधुर रहे हैं, मधुर रहने चाहिए, लेकिन विगत कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि कोर्ट ने अधिवक्ताओं पर जुर्माने लगाए हैं। कुछ मामले तो ठीक भी हैं कि वो ठीक थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका अवमानना माना है। आधी रात को अपने दरवाजे खोलने वाला सुप्रीम कोर्ट अगर दिन के उजाले में भी कोई अधिवक्ता जा रहा है और किसी अच्छी बात के लिए पहल कर रहा है, तो उसको भी वो अपनी अवमानना माने जा रहा है। तो बार बेंच के जो ये संबंध है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? मैं थोड़ी सी कड़वी बात बोलता हूँ जी। बार और बेंच के संबंध अगर मधुर रहेंगे, जो अभी नहीं है, तो इनके अंदर की बात जनता को पता नहीं चलेगी। जी। मेरा तो सवाल है, बार और बेंच के संबंध मधुर क्यों होने चाहिए?
और संबंध मधुर केवल इसी हद तक होने चाहिए कि वह अंदर की बातें नहीं छुपा सकें, जनता के सामने लाएं। इसके अलावा संबंध क्यों मधुर रहना चाहिए मुझे बताइए। संबंध जब बार और बेंच, बार को पहली बात तो वकील मान लीजिए और बेंच को जज मान लीजिए, ये संबंध केवल काम की हद तक मधुर रहना चाहिए। बाकी तो संबंध जब बिगड़ेंगे तब अंदर की बात बाहर आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि बार और बेंच के संबंध मधुर रहने की जो बात जिस एंगल से कही जाती है उस एंगल से ठीक नहीं है। इसको आप आंशिक रूप से ठीक मानिए कि बार और बेंच के संबंध अच्छे रहने चाहिए। जनता का भला इसी में है कि बार और बेंच के संबंध जो बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण से अंदर की बातें बाहर आ रही है, इससे जनता का भला होगा। बार और बेंच के संबंध जिस प्रकार से मधुर आप सोचते हैं या जज और वकील सोचते हैं, उससे जनता का भला तो होगा नहीं। सर, अखबार की कतरनों को देखकर स्वतः संज्ञान लेने वाला सुप्रीम कोर्ट ऑडियो वीडियो अखबार की दर्जनों कॉपियां देखकर भी कई प्रकरणों में उनके सुप्रीम कोर्ट के कान में जू नहीं रहती है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो स्वतः संज्ञान लिए जा रहे हैं ये किस हिसाब से लिए जा रहे हैं? कई प्रकरणों में तो कोर्ट करता है कि अखबार में छपने से कुछ नहीं हो रहा, और कई प्रकरणों में अगर एक छोटा सा वाक्य, एक लाइन भी अगर छप रही है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, कोर्ट लेते हैं। मैं राजस्थान से उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान में पिछले 2 साल में आप शायद ही कोई उदाहरण बता पाएंगे जिसमें हाईकोर्ट जज ने अखबार की खबर या समाज में जो घट रहा है उसको लेकर सुओ मोटो प्रसंज्ञान लेते हुए किसी को तलब किया। और इससे पहले आपने सुना होगा कि साहब हाईकोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान, किया नोटिस जारी। 2 साल में मैंने तो नहीं देखा है। तो ये तो परंपरा बंद हो चुकी है। अब हाईकोर्ट जज साहब को कई बार बुरा भी लगता है तो भी वो अपना चुपचाप हाईकोर्ट में जाकर काम करते हैं और वेतन लेकर घर चले जाते हैं। उनकी भी अब रुचि नहीं है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कि सो मोटो प्रसंज्ञान लेकर सरकार को नाराज किया जाए, इन लोक सेवकों को नाराज किया जाए, इन कार्यपालिका के लोगों को नाराज किया जाए। यह उनकी मंशा ही नहीं है। रही बात कि ये जो सो मोटो के बाद आजकल यह भी परंपरा बंद हो गई। आपने इन दिनों में अखबार में या मीडिया पर यह नहीं देखा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने डीजी या चीफ सेक्रेटरी किया तलब या कलेक्टर किया तलब। यह भी परंपरा बंद हो चुकी है। अब इन सब के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध हो चुके हैं, और जहां पर मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं वहां ना तो सुओ मोटो प्रसंज्ञान होता है और ना ही किसी को तलब करके पूछा जाता है कि भाई आप गलत काम क्यों कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, इन मगरमच्छों से लड़ने के लिए बहुत सारे गोवर्धन सिंह चाहिए। तो क्या आप एक ऐसी हिंद की सेना, हिंद की जय करने के लिए बना रहे हैं सर? देखिए, मैं तो किसी पार्टी का जन्म से कभी मेंबर नहीं बना। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी रचना नहीं है जिस पर मैं अभी लोगों को कहूं भाई आप लोग इस संगठन या इस पार्टी से जुड़ जाइए। लेकिन एक बात सत्य है कि अब देश में, गांव-गांव में, शहर-शहर में ऐसे जागरूक लोगों की संख्या बढ़ रही है। आप राजस्थान के पाकिस्तान से लगते हुए जिलों में, बाड़मेर जैसे जिले में भी बात करेंगे, आप पाली, जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तक में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, धौलपुर, भरतपुर, चाहे किसी भी कोने में जाइए, आपको आजकल युवा बोलते हुए मिलेगा, विरोध करते हुए मिलेगा और अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से मुखरता से कहते हुए मिलेगा। तो दृश्य बदल रहा है। इसके लिए जरूरत नहीं कि गोवर्धन सिंह उनका नेतृत्व करे, इसके लिए जरूरत नहीं कि कोई पार्टी या संगठन ही हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका भी निर्माण हम सब लोग मिलकर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, आप नेता नहीं, नायक हैं युवाओं के, और आपने शोहरत पाई है गरीबों को न्याय दिलवाकर। आपने शोहरत पाई है, दौलत का मुझे नहीं पता, लेकिन आपने दुआएं पाई हैं गरीबों की दामन में न्याय देकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं न्याय की आस लिए हुए, और यहाँ से खुशी के आंसू लेकर जाते हैं। जब आते हैं तो उनकी आंख में पीड़ा के आंसू होते हैं, दर्द होती है, टीस होती है उनके आत्मा में। लेकिन वो जब यहाँ से जाते हैं तो वो बिना पैसे के दिए, कई केसेस मैंने खुद ने इस टाइप के देखे हैं कि यहाँ से वो न्याय पाकर जाते हैं। बहुत दुआएं आपको मिलती हैं। आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि काला कोट पहनकर मेरी आजीविका चलाने के लिए जो मुझे काम करना चाहिए, जो मुझे फीस लेनी चाहिए, वो मैं ले रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ समाज के प्रति भी मेरा एक दायित्व है। जो वर्ग ऐसा है जो वकील करने में सक्षम नहीं है, उनको भी कोई न कोई तो न्याय की प्रक्रिया बननी चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी आजीविका चलाने के अलावा हमारे काम का एक हिस्सा उन लोगों को समर्पित होना चाहिए जो असहाय हैं,
जो सच में गरीब हैं, जो सच में पीड़ित हैं, उनका होना चाहिए। मुझे लगता है कि राजस्थान में, जब मैं अभी आइडियल एडवोकेट्स नाम से कुछ एक ग्रुप चला, तो ऐसे राजस्थान के कोने कोने वकील मिले जो ऑलरेडी गरीबों की मदद निःशुल्क कर रहे हैं। तो दृश्य यह है कि यह करते हुए जब संतुष्टि मिलने लगेगी, लोगों को आत्मसंतुष्टि मिलने लगेगी, तो यह दृश्य और बढ़ेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हर एक व्यक्ति हो, चाहे आप किसी और प्रोफेशन में हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य प्रोफेशन में हो, उनको भी अपने जीवन का, प्रतिदिन का कोई 1 घंटा या ज्यादा समय जितना दे सकें, वो कहीं न कहीं सोसाइटी के हित में लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके का हिंद आप संजोए हैं, उस तरीके का हिंद युवा बनाए, उसके लिए वकालत के पेशे में आने वाले युवा साथियों से या फिर किसी भी क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवा साथियों से आपका मार्गदर्शन उनके लिए क्या है सर? देखिए, एक ही तरीका है, वो ये है कि देश का युवा जागृत हो, जागरूक हो और अपने अधिकारों कर्तव्यों को जाने। जब आप जानना शुरू होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कानून में, संविधान में, लोकतंत्र में नागरिक के रूप में मालिक हैं। और जब मालिक का भाव आप में आएगा, आपको पता चलेगा कि मेरे ही टैक्स के पैसे से ये लोक सेवक, चाहे राष्ट्रपति से लेकर चपरासी हों, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज हों, जब ये आपको अंदाजा होगा कि लोक सेवक हमारे टैक्स के पैसे से वेतन लेते हैं, तब आपके मन में भी भाव जगेगा कि मैं भी इनसे हिसाब पूछूं, मैं इनके काम के बारे में जानूं, मेरे अधिकार कर्तव्यों को जानूं। इसमें सबसे बड़ा काम वकील कर सकते हैं। जो लोग लॉ कर रहे हैं या लॉ करना चाहते हैं या जो वकील बन चुके हैं, तीनों ही लोग, यानी एक बड़ा वर्ग जो समाज में इस काम को बड़ी मुखरता से कर सकता है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। बाकियों की कम है, लेकिन इनकी ज्यादा है, क्योंकि कानून जानते हैं, रोजाना कागज कलम का इस्तेमाल करते हैं, रोजाना कोर्ट जाते हैं। अगर ये तय कर लें कि मुझे 10% काम केवल समाज के हित में कलम चलानी है, उससे भी दृश्य बदलेगा। वह कलम कागज पर भी चल सकती है, वह कलम सोशल मीडिया पर भी चल सकती है, और बस उस कलम के माध्यम से जो दृश्य बदलेगा, उस हिंद की कल्पना मैं करता हूं। सर, न्यायपालिका में महिला का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। राजस्थान हाई कोर्ट के इतिहास में पहली दफा किसी महिला जज को नियुक्त किया गया है, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व आप एक न्याय प्रणाली में कितना सही मानते हैं सर, और कितना होना चाहिए सर? देखिए, हाई कोर्ट के अलावा लोअर जुडिशरी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छी संख्या में है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। हालांकि जब समाज में प्रत्येक महिला पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और मैं ऐसे कई महिलाओं को जानता हूं जो जिन्होंने जज के रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में बहुत शानदार काम किया है, तो मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि हाई कोर्ट में भी उनका प्रतिनिधित्व 50% कम से कम होना ही चाहिए। जी, राजस्थान हाई कोर्ट के सच के साथ, साहस के साथ जुड़ने वाले अधिवक्ता गोवर्धन सिंह जी हमारे साथ हैं, रूबरू हो रहे हैं, और ये सच के पथ पर सदैव चलते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं करते, सच के साथ सदैव खड़े रहते हैं। कोई डर इनके मन में कभी बैठा नहीं है, इनकी रग रग में इंकलाब है, इनके लफ्जों पर हिंद की जय है। सर, हिंद की जय के साथ हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत दिली शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत